हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन डिस्पर्सन मॉडलिंग के बारे में। उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तथा एयर पोल्यूशन डिस्पर्सन का जो बेसिक मॉडल है गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तथा साथ ही पिछले वर्षों में जो भी पोल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट सीपीसीबी साइंटिस्ट बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट कोई अदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल? मॉडल क्या है? मॉडल क्या होता है, अपन जनरल बोल सकते हैं कि मॉडल इज ए सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ ए रियलिटी और रियल सिचुएशन। जो भी रियल सिचुएशन होती है, एक्चुअल में जो कंडीशन होती है, उसकी पिक्चर क्या है, वो मॉडल है। अभी अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट डज नॉट कंटेन ऑल द फीचर ऑफ ए रियल सिस्टम, बट इट कंटेन द फीचर ऑफ इंटरेस्ट, ओके, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ issues or scientific problem that we want to solve or we want to use or we want to apply. इसमें क्या है कि मॉडल होता है, वो किसी भी सिस्टम के सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड नहीं करता है। वो कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को ही इंक्लूड करता है कैलकुलेशन में, जो अपने लिए काम की हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इट डज नॉट कंटेन ऑल द फीचर ऑफ ए सिस्टम, इट कंटेन ओनली द फीचर ऑफ इंटरेस्ट। The model are widely used in the science to make the predictions, okay, क्या होने वाला है फ्यूचर में, predictions, or to solve the problems, or often used to identify the best solution for the management of specific environmental problems. ये मॉडल्स के क्या क्या यूज हैं, इनसे अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आएंगे पैरामीटर्स में। जैसे किसी क्रॉप की यील्ड के बारे में अपन को प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, रेनफॉल के बारे में प्रेडिक्शन करना है, एयर क्वालिटी के बारे में प्रेडिक्शन करना है। ये हम इनके लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनका अपन यूज करते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग एयर पोल्यूशन मॉडल? Air pollution models, because we are measuring the quality of air. When we are going to measure of quality of air in general, suppose there is a specific location and I want to measure the quality of air. We have some specific instruments, okay, sensor based instrument, or they may be power operated instrument. We use that type instrument for the measure the quality of the air of particular location. But the output or result of these measurements give only the quantitative data of particular location. We does not get all the information, means the quantitative information we are missing at that location. To fulfill that gap, we use the air pollution modeling. The in general measurement of the air pollution give the important or quantitative information about the ambient concentration and deposition of air pollutants, okay, but they can describe the air quality at a specific location and at a specific time without गिविंग द क्लियर गाइडेंस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोज ऑफ द एयर क्वालिटी। ठीक है, अगर किसी जगह पे एयर की क्वालिटी खराब है, कि एयर की क्वालिटी खराब होने के पीछे क्या रीजंस हैं, इसके बारे में एयर पोल्यूशन मेजरमेंट में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। तो अपन इन जनरल जो एयर पोल्यूशन मेजरमेंट करते हैं, उसमें एयर क्वालिटी का रीजन क्या होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और उसका कोई आंसर नहीं होता है। इसी आंसर और इसी सॉल्यूशन के लिए हम एयर क्वालिटी मॉडल्स को यूज करते हैं। The air pollution modeling give the more complete deterministic description of air quality problems, including the analysis of the factors and causes like emission sources, meteorological processes, physical and chemical changes, and some guidance on the implementation of mitigation measures. All these things are we get by the use or by the application of the air pollution modeling. Now the types of air quality models.
So basically there are three type of air quality models. First one is the dispersion and diffusion modeling. Second one is the photochemical modeling. Third one is the receptor modeling. Okay, so the dispersion and diffusion modeling uses the mathematical formulas to characterize the atmospheric processes that disperse a pollutant emitted by a source. Okay, and the photochemical modeling, the long range air quality models that simulate the changes of the pollutant concentration in the atmosphere due to the chemical and physical process of the atmosphere. So जो एयर क्वालिटी होती है, जो भी एटमॉस्फेयर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर की वजह से एयर क्वालिटी में मॉडिफिकेशन और चेंजेस सिमुलेट होते हैं, और जो होते हैं चेंजेस होते हैं, उनके लिए इसी मॉडल का यूज लिया जाता है, फोटोकेमिकल मॉडलिंग. एंड लास्ट वन इज द रिसेप्टर मॉडलिंग. So receptor modeling used for the identifying and quantifying the source of air pollutants at a receptor location. Okay. सपोज करो आप किसी जगह पे खड़े हो और बैठे हो, तो उस जगह पे जो एयर क्वालिटी में कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो वो किस सोर्स की वजह से आ रहा है, तो उसी सोर्स की मॉडलिंग आइडेंटिफाई करने के लिए रिसेप्टर मॉडलिंग काम में ली जाती है. ठीक है. सो रिसेप्टर मॉडलिंग का एग्जांपल है केमिकल मास बैलेंस मेथड. ओके, दिस इज एग्जांपल. Now the air pollution dispersion models are classified into many categories, subcategories. Like broadly, they are the air quality models are the physical modeling, statistical modeling, and deterministic modeling. Okay, so in this chapter we discuss about the deterministic models. The physical models are again subclassified into wind tunnel simulation models. The statistical are regressional or empirical models. Then after deterministic model classified time dependent and steady state condition based model. So the steady state condition based model, the example is a Gaussian blue model. So in this video we discuss about this steady state Gaussian blue model. So what is the meaning of steady state, that we discuss in the coming slides. Okay, and the time dependent models are example of time dependent model are box model, grid model, spectral model, pup model, and trajectory model. Okay, so this is the classification of the air pollution models. Now the what is air quality model. So सिंपल भाषा में एयर क्वालिटी मॉडल क्या है, इसको समझते हैं. सो एयर क्वालिटी मॉडल इज नथिंग, इट इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप, because there are many equations. So it is a mathematical relationship between emission of pollutant from a specific sources. Okay, so this is the emission of sources, air quality that incorporate the transport, dispersion and transformation of compound emitted into the air. So which factor are responsible for the transport? So the meteorological parameters. Okay, then after some model parameters, we use the some model parameters that we will discuss. So three factors: the model input parameters, emission parameters, and meteorological parameters. So the relations among these three parameters describe the quality of air, and this is the simplest way to represent a air quality model. Okay, now the types of pollution sources. So little bit we discuss about some basic concept of the pollution types of different pollution sources. So first one is the point sources, because these terms many times come in between this video. So let us we discuss about one by one. So point source क्या होता है? Point source एक specific source होता है जहाँ से pollutants का emission होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं स्टेक, कोई इंडस्ट्री है, वहां पे स्टेक है, चिमनी है, और उससे पोल्यूटेंट्स निकलते रहते हैं. तो जो पोल्यूटेंट्स निकलते रहते हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से होते हैं. सो दे नोन एज ए पॉइंट सोर्स. वोल्केनो एक फिक्स लोकेशन पे होता है, वहां से इमिशन होता है पोल्यूटेंट्स का. सो वोल्केनो इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट सोर्स. देन आफ्टर लाइन सोर्स. सो लाइन सोर्स क्या है, अपन देख सकते हैं रोड इज ए बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइन सोर्स, बिकॉज ए large strip act as a emission of pollutant and emit a large amount of pollutants. Okay, so busy road act as a line source. Then after area source means a large area,
act as a pollution source. So the landfill sites, some ponds and storage piles, they are act as a area source. Okay. So the factors that affecting the dispersion of pollutants in the atmosphere, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सोर्स से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं उनका एटमॉस्फेयर में डिस्पर्सन कैसे होता है, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो कैसे जाते हैं। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो बेसिकली देर आर टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज द सोर्स करेक्टरिस्टिक। ओके, सोर्स के क्या फैक्टर हैं, जिन सोर्स से एमिशन होता है उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं जो इनके डिस्पर्सन को अफेक्ट करते हैं। सेकंड वन आर द मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो सोर्स फैक्टर क्या है, इमिशन रेट, मतलब पोल्यूटेंट का इमिशन किस रेट से हो रहा है। स्टेक हाइट मींस चिमनी की हाइट क्या है, हाइट कम है ज्यादा है। अगर कम है तो उनका डिस्पर्सन कम डिस्टेंस तक होगा, अगर हाइट ज्यादा है तो उनका डिस्पर्सन लार्ज डिस्टेंस तक होगा, लार्ज एरिया में होगा। एग्जिट वेलोसिटी ऑफ गैस है, क्या वेलोसिटी हाई या लो है। एग्जिट टेम्परेचर ऑफ गैसेस क्या है, टेम्परेचर क्या है। स्टेक डायमीटर क्या है, जो स्टेक जो चिमनी होती है उसका डायमीटर क्या है। तो ऑल दिस सोर्स कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट द डिस्पर्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। नाउ सेकंड वन इज द मीटेरियोलॉजिकल कंडीशंस। तो मीटेरियोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या है, लाइक विंड वेलोसिटी, wind direction, ambient temperature, or atmospheric stability. So the atmospheric stability is a different chapter. So we will discuss in the different video about the atmospheric stability. So the wind velocity is one of the dominant factor that affecting the dispersion of air pollution. So अगर हवा एयर की अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिस्पर्सन ज्यादा और लार्ज एरिया में होगा, अगर कम है तो उनका डिस्पर्सन स्मॉल डिस्टेंस और कम एरिया में होगा। नाउ द एयर पोल्यूशन इमिशन प्लूम्स, ठीक है। तो प्लूम्स का मतलब क्या होता है। जो भी चिमनी और स्टेक होता है, स्टेक किसको बोलते हैं, आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो जिसमें मैंने टिक मार्क किया है। जो चिमनी होती है, जो स्ट्रक्चर होती है जिसे एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको स्टेक या चिमनी बोलते हैं, ठीक है। और जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं स्मोक फॉर्म में, इसको प्लूम्स बोलते हैं, ये प्लूम्स है। आप देखो, this is the plumes. Okay, so emission of the plumes from the stake दो फॉर्म में होता है। एक तो कंटिन्यूअस इमिशन होता है, एक होता है डिसकंटिन्यूअस, मतलब निकला थोड़ी देर चला फिर बंद, थोड़ी देर चला फिर बंद। तो कंटिन्यूअस फॉर्म एंड डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। सो जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो इमिशन होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो कंटिन्यूअस इमिशन होता है उनको प्लूम्स बोलते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसको पप कहते हैं। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, फर्स्ट इमेज में कंटिन्यूस इमिशन है, सेकंड में डिसकंटिन्यूस इमिशन है। तो दिस इज प्लूम एंड दिस इज द पप। Okay, so now we discuss about the Gaussian plume dispersion model. So this model basically used for the plume dispersion. This is model not used for the earlier, this not used for the puff dispersion, but they now there are many modifications. So now this model also can be used for the puff. But in exams, if they ask this model used for plumes or puff, then you tick mark only for the plumes. So this is one of the most oldest or most commonly used model for the air quality description. Okay, it developed in 1936 by the Gaussian. The Gaussian model used for the prediction the dispersion of continuous buoyant air pollution plumes originated from the ground level or elevated sources. Okay. So the Gaussian plume model is most commonly used for the dispersion model to estimate the concentration of pollutant at certain point because of its simplicity. It is a very simple model. So Gaussian model, sometimes the Gaussian plume model can be used the prediction of the dispersion of non-continuous plumes, that is known as pup models. Okay. अब हम देखते हैं कि गाउसियन प्लूम मॉडल की कैसे इक्वेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। सो हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द ग्राउंड लेवल। ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे एक इंडस्ट्री और कुछ भी मान लेते हैं जहाँ पे एक
स्टेक है, चिमनी है। ओके, दिस इज द स्टेक। ओके, सो इसी स्टेक से जब पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है, तो जनरली कैसे होता है पोल्यूटेंट्स का इमिशन? ऐसे जिग जैग फॉर्म में होता है। ओके, जब हम दूर से किसी स्टेक को देखते हैं तो हमको कंटिन्यूअस ऐसे इमिशन होता है, बट एक्चुअली देर आर मनी वेरिएशंस ड्यू टू द एडी कोवेरियंस फैक्टर, ड्यू टू द wind velocity, okay, wind direction, all these factor deform the structure of the plumes. So when the plumes emitted from the stake, they form a general structure like this one. They are traveling in the atmosphere in like this condition. Okay, so this is the middle line of the plume. Okay, ये हम assume करके चलते हैं कि this is the middle line of the plume, and the plume is dispersing around or traveling around this middle line. Okay, like this one. So this is in between the middle line. Suppose the wind velocity flowing from this direction, so this direction from your left hand to right hand direction. So the plumes travel in the atmosphere from left to right direction. Okay. So here you can see this is the emission. Here you can see you this is the plume structure, but we assume that the variation or the dispersion of this plume varies from this line to this line. Okay, so here we draw a graph. Okay, here we draw a graph, and from corner to center we run from corner to center, and we see the concentration is continuously increasing from borderline of the plumes to the center. So the maximum concentration of the pollutants observed at the center point of the plume. Okay, so this is the diagram that's showing the concentration and distance relationship. Okay, here we can see the wind is blowing from left hand side to right hand side direction. Here you can see this is the height of the this stake, and this is denoted by the small h. This is the actual height of the stake, and when the plume is coming out from the stake, जब भी स्मोक है वो और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो स्टेक से बाहर आते हैं, तो वो सम वाट क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो टर्न नहीं होते हैं, वो थोड़ा बहुत ऊपर आते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टेंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो टर्न ओवर हो जाते हैं। सो जो भी डिस्टेंस स्टेक के ऊपर जो डिस्टेंस है जहां तक वो स्ट्रेट चलते हैं उसको बोलते हैं प्लूम राइज। मीन्स कितना ऊपर स्ट्रेट चले उसके बाद में उनमें डिस्पर्सन हो गया। तो ऊपर जितना स्ट्रेट चलते हैं उसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, और डेल्टा एच नोन एज ए प्लूम राइज। मीन्स प्लूम है वो स्टेक के ऊपर कितना राइज होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इन वर्टिकल डायरेक्शन में। So that is delta H, that is the plume rise. Small h is the actual height. So h plus delta h, when we add both the height, means actual height of the stake and plume rise, that is equal to capital H. Okay, so this is the capital H. So this is known as the actual height of the stake. Now this is the diagram that we consider, that we assume to form a Gaussian plume equation model. Okay, इसी में हम assume क्या करते हैं कि जो भी इससे स्टेक से जो एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो ग्राउंड पे डायरेक्ट टकराते हैं और उनका पूरा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो देर इज नो एब्जॉर्बेंस ऑफ द पोल्यूटेंट्स ऑन द ग्राउंड। सो जो भी होता है वो यहाँ पे ग्राउंड से डायरेक्ट 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, so here we form a mirror image. Okay, so this is the actual structure and this is the below one is the mirror image. Okay, we image to form the equation. So this is the actual equation when there is the 100% reflection of the air pollutant from the ground. Okay,
So the concentration is denoted in this CXYZ is equal to Q 2 pi sigma y sigma z u exponential, and the remaining, this is the remaining equation. Okay, so let us we see. So there are two conditions of the Gaussian plume equation. First one, when there is no ground reflection of particles or nitric acid or vapor. Okay, जब भी कोई भी प्लूम्स है वो एक दूरी पे जाके ग्राउंड पे टच होती है, तो अगर वहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में इक्वेशन ये होगी। ओके, और अगर ग्राउंड पे रिफ्लेक्शन है तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगी? सो उस कंडीशन में इक्वेशन ये होगी। ओके, सो रिफ्लेक्शन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि हम एक इमेजिनरी कंडीशन मान लेते हैं, तो दिस इज द एडिशनल, this is the imaginary point. Okay, or there is no reflection means there is no imaginary point. Okay, addition of this is so, and when there is a ground reflection, so we add this additional imaginary point. So this is the Gaussian plume equation model. You have to remember this model, this equation. This is a very important equation. Now the what is the meaning of different terminology terms in this Gaussian plume model? So here you can see C is the concentration for ground reflection or temperature inversion. Okay, where C is the pollutant concentration. Okay, then the unit is very important. In many exams they ask about the unit of these different parameters of Gaussian plume equation model. So the C is the pollutant concentration in gram per cubic meter or microgram per cubic meter. Q is the uniform continuous emission rate of pollutants in gram per second or microgram per second. U इज द मीन विंड स्पीड एट प्लूम हाइट, कि जो प्लूम्स और स्टेक है उसकी हाइट के ऊपर, मतलब उसके मैन ऊपर के पॉइंट के ऊपर क्या विंड स्पीड है जो प्लूम्स को ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्पर्सन करता है, तो उसकी विंड स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड। सिग्मा वाई द क्रॉस विंड डिस्पर्सन पैरामीटर एंड द यूनिट इज मीटर। सिग्मा जेड इज द वर्टिकल डिस्पर्सन पैरामीटर्स मीन्स, and unit is the m, and xyz is the location of the receptor, and h is the effective stake height, that is equal to small h plus delta h. Small h is the actual height of the stake and delta h is the plume rise. So this is about the different parameters and the meaning of these parameters and the unit of parameters. Now this is the basic equation we already discussed. Okay, so in many exams they ask if the concentration of, okay, C means concentration of the pollutant is directly proportional. This is directly proportional to the emission rate, indirectly proportional to the wind velocity. These are directly proportional to the stake height square. Okay, so this is very important equation you have to keep in your mind. Then after the assumptions, जब भी इस इक्वेशन और हम गाउसियन प्लूम मॉडल को यूज लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाइंडिंग्स होते हैं। वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इस सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए। तो गाउसियन प्लूम मॉडल को यूज करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द कंडीशन शुड बी स्टडी स्टेट कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके सराउंडिंग और एम्बियंट की जो कंडीशंस हैं वो सब स्टडी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, स्टडी स्टेट कंडीशंस। ओके, जैसे इमिशन रेट है किसी पोल्यूटेंट की स्टेक से, वो टाइम के साथ स्टेबल होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में एलिजिबल होता है। सेकेंड वन इज द होमोजेनस फ्लो। ठीक है, सो जो भी इमिशन होता है वो विंड स्पीड which imply that the wind speed is constant in both the time and with height। ठीक है, तो जो विंड स्पीड है वो कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए विंड का। वो अगर कांस्टेंट फ्लो नहीं है, जिगजैग फ्लो है और इरेगुलर फ्लो है, तो उस केस में ये अप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड वन इज द पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव एंड नो ग्रेविटी फॉल आउट। इसका मतलब क्या होता है पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव? मीन्स जो पोल्यूटेंट्स जिस भी कंडीशन में होते हैं,
सपोज करो सल्फर डाइऑक्साइड है का इमिशन हुआ, तो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके अगर वहां पे वाटर वेपर है तो उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। सो उस केस में ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन होता है तो वो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसका कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर चेंजेस हो जाते हैं तो ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो द पोल्यूटेंट शुड बी कंजर्वेटिव इन नेचर एंड नो ग्रेविटी फॉलआउट। नो ग्रेविटी फॉलआउट मीन्स क्या होता है कि सपोज करो सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ एटमॉस्फेयर में और वो पार्टिकल्स के ऊपर चिपक के एडर होके उसका धीरे धीरे या तो एसिड रेन के साथ या उनका ड्राई डिपोजिशन एटमॉस्फेयर ग्राउंड पे हो जाता है, तो उस केस में ये नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है। देन आफ्टर परफेक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये कि हम अज्यूम करते हैं कि जो भी प्लूम्स हैं वो ग्राउंड को जो टच करती हैं स्टेक से निकलने के बाद में उनका परफेक्ट 100% रिफ्लेक्शन होता है, जो इन प्रैक्टिकल जो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्लूम्स और पोल्यूटेंट ग्राउंड पे टच होते हैं उनमें से कुछ अमाउंट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। सपोज करो वो किसी प्लांट्स पे उनका टच टच होता है, वो प्लांट्स पे टकराते हैं, किसी वाटर बॉडीज पे टकराते हैं, सोइल पे टकराते हैं। ठीक है, तो उस केस में कुछ अमाउंट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बट वी एज्यूम दैट देयर शुड बी परफेक्ट रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट वन इज द टर्बुलेंट डिफ्यूजन इन द एक्स डायरेक्शन इज नेग्लेक्टेड। ओके, जो भी टर्बुलेंट डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में प्लूम्स का डिस्पर्सन होता है उस डायरेक्शन में टर्बुलेंस है वो नेग्लेजिबल होनी चाहिए। ठीक है। सो द इस इस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये मॉडल शुड बी अप्लाई फॉर द एवरेज विंड स्पीड शुड बी मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड। सो ये मॉडल उसी कंडीशन में लागू होता है जब विंड स्पीड हो 1 मीटर पर सेकेंड से भी होता है। कई बार ये क्वेश्चंस वो किलोमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर देते हैं, तो आप यूनिट को अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद में द कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्टेड विथ इट्स एक्स एक्सिस इनटू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, जैसे ये अपना कोई स्टेक हाई है, यहाँ से कोई भी पोल्यूटेंट्स का इमिशन होके एक आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस के बाद में क्या होगी ग्राउंड को टच करता है, तो जो ये डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई एक्स एक्स डायरेक्शन। ठीक है। सो द एक्स एक्स डायरेक्शन इनटू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड v इज द lateral and w is the vertical. So this is a coordination system. The component of time average wind vector are set to 0। ठीक है। सो इन तीनों का जो कंपोनेंट होता है वो टाइम एवरेज विंड वेक्टर होता है वो 0 होना चाहिए। देन आप द टेरेन अंडरलाइंग द प्लूम इज शुड बी फ्लैट। सो जो भी ये टेरेन है जो ग्राउंड है वो फ्लैट होना चाहिए। दे शुड द टेरेन शुड नॉट बी अंडुलेटिंग फॉर्म। ओके, सपोज करो जो भी पोल्यूशन सोर्स है उसके आसपास का एक लार्ज एरिया वो फ्लैट है, और एक एरिया जहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं या छोटे छोटे हिल्स हैं, जिगजेग हैं, या बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर हैं, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। सो दीज आर द assumptions you have to take care for using the Gaussian plume dispersion modeling। सो अब बहुत सारे केसेस हैं कि उस केस में क्या क्या होगा। सपोज करो in coordinate system when the at any point on the ground the ground level concentration is the 0। ओके, when z is equal to 0 तो उस केस में क्या मॉडिफिकेशन होगा, z is the vertical distance above the ground है। z का मतलब होता है अगर z is equal to 0, सो वही गॉसियन प्लूम बेस मॉडल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी एक्स वाई z is 0 q अपॉन पाई यू एच सिग्मा z एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर z स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की जगह अगर हम ई लिखते हैं तो ई की पावर ये हो जाएगा और इस ई की पावर ये हो जाएगा, तो किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। when z equal to 0, in second case when the ground level concentration means y और z अगर दोनों 0 हो तो उस केस में क्या होगा, y क्या होता है क्रॉस विंड और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड z इज द वर्टिकल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड है। ठीक है। सपोज करो ये ग्राउंड लेवल है, ये सोर्स है,
सो सोर्स जस्ट नीचे ही खड़ा है, मीन्स ये डिस्टेंस जीरो है, अब वो डिस्टेंस जीरो है। सो उस केस में कंसंट्रेशन क्या होगी? उस केस में कंसंट्रेशन ये होगी, C इज इक्वल टू क्यू यू सिग्मा बाई सिग्मा जेड पाई एक्सपोनेंशियल माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सिग्मा जेड स्क्वायर। ओके, तो इस केस में क्या है, अगर ये कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी ग्राउंड पे, अगर जो सिग्मा जेड है वो इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। ठीक है, और इस इक्वेशन को अपन ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई जीरो जेड इज जीरो क्यू डिवाइडेड बाई यू वन अपॉन पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड एंड ई की पावर माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा जेड स्क्वायर। सो बोथ इक्वेशन आर इक्वल but the way of writing is different. Okay, so the concentration is maximum occur when the sigma z is h upon power 2 2 power under root 2 z divided by under root 2. Now the third concentration when h क्या है? h है इफेक्टिव स्टेक हाइट। ओके, अगर इफेक्टिव स्टेक हाइट जीरो मीन स्टेक हाइट जीरो मीन्स स्टेक की हाइट जीरो है, मीन्स इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। उस केस में क्या इक्वेशन होगी? तो सिग्मा इज सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई यू विंड वेलोसिटी सिग्मा वाई सिग्मा जेड एंड पाई। सो दिस इज द इक्वेशन इन दिस केस। नाउ द कंसंट्रेशन एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, हम देखते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो, इस ग्राफ में देख सकते हो कि कंसंट्रेशन और ग्राउंड डिस्टेंस में क्या फर्क है। हम यहाँ देखते हैं कि सपोज करो यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, तो इस सोर्स में से जैसे भी पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है, तो वो क्या होता है कि अगर ऐसे होकर ऐसे होता है, एक डिस्टेंस के बाद में वो ग्राउंड पे टच होता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके बाद में धीरे 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 कंसंट्रेशन बढ़ती है और एक लेवल पे जाके कंसंट्रेशन घट जाती है, मीन्स इनका डिस्पर्सन हो जाता है। सपोज करो यहाँ पे कंसंट्रेशन 5 ppm है, इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन यहाँ 5 ppm, यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 ppm भी हो सकती है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का डिस्पर्सन हो जाता है, पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, सो जो सी मैक्सिमम है, जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम वो डिक्रीज होती है अगर इफेक्टिव प्लूम हाइट एच इज इंक्रीजेज। अगर जितनी भी हम इंक्रीज करते हैं हाइट स्टे की, सो दो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस टू सीमेक्स इंक्रीज द, ठीक है, सो अगर हम स्टे की हाइट बढ़ाते जाते हैं, तो ग्राउंड पे है वो जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है, वो भी एक बढ़ती जाती है एक ज्यादा डिस्टेंस के बाद में। ठीक है, so this is the relationship between the concentration and distance. अब हम देखते हैं कि विंड स्पीड चेंजेज एंड इलेवेशन मतलब हाइट में क्या रिलेशनशिप है। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो डियर फ्रेंड्स, यू रिमेंबर दिस इक्वेशन। सो यू एच मीन्स क्या है? यू मीन्स है विंड स्पीड। ओके, तो यू एच मीन्स एच हाइट पे, और एच हाइट क्या है? इफेक्टिव स्टेक हाइट। उस पे विंड की स्पीड क्या है? डिवाइडेड बाई यू ए। यू ए क्या है? एनीमोमीटर की हाइट पे विंड स्पीड क्या है? एनीमोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे अपन विंड विंड स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके जो हाइट होती है, उसकी हाइट स्पेसिफिक होती है 10 फीट। उसके ऊपर क्या विंड की स्पीड होती है, उसके बाद में एच मीन्स इफेक्टिव स्टेक हाइट क्या है प्लूम की, देन आफ्टर जेड ए, जेड इज क्या है? एक्चुअल एनेमोमीटर हाइट क्या होती है, जो ग्राउंड से ऊपर एनेमोमीटर की हाइट क्या होती है, और उस उन दोनों की एच डिवाइडेड बाई जेड ए की पावर पी। पी इज ए डायमेंशनलेस पैरामीटर दैट डिपेंड ऑन द सरफेस रफनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सरफेस रफनेस एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। सो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि पी किस पे डिपेंड करता है। पी मीन्स ए डायमेंशनलेस पैरामीटर, एक पैरामीटर है जो सरफेस रफनेस पे और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को है जो विंड वेलोसिटी और विंड स्पीड है और
हाइट के बीच में जो इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन में हमको पी की वैल्यू देखनी हो, अगर पी की वैल्यू रखनी हो तो क्या वैल्यू रखेंगे? तो जैसा कि हमने देखा कि पी है डिपेंड ऑन द सरफेस रफनेस और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। तो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ सरफेस, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। ओके, वी कैन से स्मूथ टेरेन एंड रफ टेरेन। तो स्मूथ टेरेन क्या होता है? जैसे कोई फील्ड है, वाटर बॉडी है, ओके, वो स्मूथ होता है। और अगर वहाँ पे जिगजैग एंडुलेटिंग टाइप की सोइल है, वो सब होते हैं रफ टेरेन। ओके, so in both condition the p value are different. Okay, so the p value are multiplied by 0.6। ओके, तो जो रफ टेरेन की जो वैल्यू होता है उनको 0.6, जो रफ टेरेन की जो वैल्यू है, अगर उनको अपन 0.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू हो जाती हैं स्मूथ टेरेन के ऊपर, मीन्स वैल्यू कम हो जाती है। पी की वैल्यू स्मूथ टेरेन के लिए कम होती है, जबकि रफ टेरेन के लिए ज़्यादा होती हैं। ठीक है। So Peterson given this table in 1978. So basically there are six stability classes. Dear friends, you keep in mind there are how many classes of stability? Six. A, B, C, D, E, F. Okay. So A का मतलब क्या होता है? A is a very unstable condition. B is the moderate unstable. C is the slightly unstable. D is the neutral. E is slightly stable, and F is a stable condition. So this is the meaning of different stability classes. Now the P value also varies according to the stability classes. In P, in both the A and B class stability class, the value is 0.15. For the C, 0.2. For the D, 0.25. For the E, 0.4. And for the F, 0.6. When we multiply these all the value by 0.6, then this is the value for P value for the smooth terrain under different stability classes. Okay, so this is a practice question for the all the students. You solve this question and write your answer in the comment box. Okay, then we discuss the about this question. Now the atmospheric stability classes. Okay, so there are many ways to know the what is the stability classes of the atmosphere. Okay, so suppose karo the stability of atmosphere varies in the throughout the day or night. So it is different in the day and is different in the night. So in डे टाइम पे वहाँ पे क्या होता है? सोलर रेडिएशन होते हैं। नाइट टाइम पे क्लाउडीनेस फील होता है। तो अलग अलग विंड स्पीड में ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्लासेज अलग अलग होती हैं। सपोज करो विंड, देयर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ विंड स्पीड लाइक लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम 2 to 3 मीटर पर सेकेंड, 3 to 5 मीटर पर सेकेंड, 5 to 6 मीटर पर सेकेंड, एंड मोर देन 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो डे टाइम में बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी: स्ट्रॉन्ग, moderate. When the solarite are strong, they are moderate, और the solar radiation are slight. So तीन कैटेगरी हैं कि जब सोलर रेडिएशन आर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर इन स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड स्लाइट, तो उस केस में एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्लासेज क्या होगी? सपोज करो विंड डायरेक्शन इज लेस देन 2 and the incoming solar radiation is the moderate, then the atmospheric stability classes will be A to B. Suppose the incoming solar radiation is strong, okay, strong, and the wind speed range from 5 to 6 meter per second, then the atmospheric stability classes will be C type. The same case is also apply in the night time. Okay, so this is about how we know about the different atmospheric stability classes. Now the second one is the Gaussian dispersion coefficient. So there are two important coefficients, sigma y and sigma z. Okay, so first what do we mean by the sigma y? Sigma y is the lateral and horizontal dispersion coefficient function, and the unit of both the coefficient is the m, and the sigma z is the vertical dispersion coefficient. So in this diagram, suppose this is the stake and this is the emission of plumes. Then when we took a cross section of this plume, and this is the cross section of this plume, so there are
the direction in the x direction, this is the sigma y. Okay, so this is the horizontal dispersion coefficient and this is the vertical dispersion coefficient, sigma z. Okay, and this is the sigma y, this is the vertical, and this sigma z is the horizontal. So these are the two formulas used for the calculation of the sigma z and sigma y. So sigma y is equal to ax power 0.89 and sigma z is equal to cx power d plus f. So in these both the equations here you can see a, c, d and f are constant. सो सपोज करो हम इन इक्वेशंस को यूज करके अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये ए, सी, डी और एफ की वैल्यू क्या होगी, तो इन वैल्यू को पता करने के लिए एक टेबल है. ओके, सो द वैल्यूज ऑफ ए, सी, डी एंड एफ कैन बी, वी कैन यूज or we directly pick from this table. Okay, so the value of these constant varies according to the stability classes. So as we know there are six stability classes. Okay, a, b, c, d, e, f, e, f. Okay, these are six stability classes. So in the two cases when the wind direction, when the distance of a point of interest, suppose this is the ground, this is our stake, and at this point from the stake, suppose, okay, this is the direction is the x. So this is the point distance from the stake, distance x. अगर ये डिस्टेंस है वो इक्वल टू लेस देन 1 किलोमीटर है तो उस केस में ए, बी, सी और डी की वैल्यू क्या होंगी अलग अलग स्टेबिलिटी क्लासेज में. अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में ए, बी, सी, डी और एफ की वैल्यू क्या होगी. सो जो ए क्लास है वो बोथ केसेज में चाहे विंड डायरेक्शन एक से कम हो चाहे ज्यादा हो, बोथ द केसेज में ए की वैल्यू है वो सेम रहेंगी. बट सी, डी, एफ की वैल्यू चेंज हो जाती हैं. तो अगर विंड वेलोसिटी लेस देन वन, सॉरी, दिस इज नॉट विंड वेलोसिटी, दिस इज द डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस है वो स्टेक से अगर लेस देन एक है, 1 किलोमीटर है, तो उस केस में सी की वैल्यू ये होंगी अलग अलग स्टेबिलिटी क्लासेज में, डी की वैल्यू ये होंगी, एफ की वैल्यूज ये होंगी. और अगर डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा तो उस केस में सी की वैल्यू ये होंगी अलग अलग स्टेबिलिटी क्लासेज में, डी की वैल्यू ये होंगी और एफ की वैल्यू ये होंगी. तो डिस्पर्सन कोफिशिएंट को है वो हम एक अलग टेबल से डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो अगर डिस्टेंस 0.2 किलोमीटर है, 0.4 किलोमीटर पे है, 0.6 किलोमीटर पे है, 0.8 किलोमीटर पे है, तो सिग्मा स्टेबिलिटी क्लासेज एंड सिग्मा वाई. तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की हम डायरेक्ट भी वैल्यू पिक कर सकते हैं इस टेबल से, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. ठीक है, तो सिग्मा वाई के केस में ए, बी, सी, डी, ई, एफ की वैल्यू क्या होंगी और सिग्मा जेड के केस में ए, बी, सी, डी, ई, एफ के केस में वैल्यूज क्या होंगी. सपोज करो हम एज्यूम करते हैं कि एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट है, उसकी स्टेक से डिस्टेंस 1 किलोमीटर है. ठीक है, और स्टेबिलिटी क्लासेज मतलब सी है. तो उस केस में सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो सिग्मा की 104 मीटर. सेम केस अगर हम इसमें कंसीडर करते हैं तो सिग्मा जेड की वैल्यू होगी 61 मीटर. सो लाइक वाइज वी कैन डायरेक्टली पिक द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड फ्रॉम दिस टेबल. सो यहाँ पे हम प्लूम राइज के बारे में डिस्कस करते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, प्लूम राइज, जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. तो प्लूम राइज को है वो अपन डेल्टा एस से डिनोट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं ये एक इंडस्ट्री है और ये एक स्टेक है. ठीक है, ये स्टेक और स्टेक की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं एक्चुअल हाइट और फिजिकल हाइट, जो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो. और डेल्टा एच जो प्लूम राइज होता है जिसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, प्लूम राइज मीन्स स्टेक की हाइट के ऊपर जो इमिशन होता है प्लूम का, वो एक थोड़ी देर के लिए एक स्ट्रेट हाइट पे होता है, उसके बाद में उनमें डिफ्लेक्शन होता है. तो जो स्ट्रेट हाइट पे होता है वो प्लूम राइज होता है, मतलब डायरेक्टली इमिशन ऐसे डायरेक्टली टर्न नहीं होता है, यहाँ से एक थोड़ा सा ऊपर जाता है उसके बाद में उनमें
टर्न हो जाता है विंड स्पीड की वजह से। सो जो ऊपर डायरेक्ट इमिशन होता है उसको डेल्टा एच प्लूम राइज बोलते हैं। और अगर प्लूम राइज मतलब डेल्टा एच और फिजिकल हाइट और एक्चुअल हाइट स्मॉल एच को मिला देते हैं तो वो बनता है कैपिटल एच। और कैपिटल एच को बोलते हैं इफेक्टिव स्टेक हाइट। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ capital H, small delta H and small h. So this is a very very important equation. Keep in mind. Now these डेल्टा एच, हम डेल्टा एच की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? डेल्टा एच, द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच वेरीज अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर एटमॉस्फेरिक स्टेबल है तो उस कंडीशन में क्या इक्वेशन होगी, अगर अनस्टेबल और न्यूट्रल है तो उस केस में इसकी इक्वेशन क्या होगी। सो इस इक्वेशन के बारे में सबसे पहले 1972 में ब्रिक्स ने एक फॉर्मूला दिया था जो ईपी और बीआईएस दोनों के द्वारा रिकमेंडेड है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ब्रिक्स फॉर्मूला मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिक्स द प्लूम राइज फॉर्मूला विल बी दिस वन। सो अगर कंडीशन स्टेबल है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल है, ये स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेबल कंडीशन के अंदर डेल्टा इज इक्वल टू 2.6 एफ डिवाइडेड बाई यू एच कैपिटल एस पावर 1/3। सो दिस इज द इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आप इसका ध्यान रखिए, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर एटमोस्फेरिक, ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन डेल्टा एच। सो यहाँ पे एप का मीनिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप इज नोन एज ए बायोन्सी फ्लक्स पैरामीटर। ओके, दिस इज द यूनिट मीटर पावर 4 डिवाइडेड बाई सेकेंड पावर क्यूब। ओके, सो एप इक्वल टू जी आर स्क्वायर वी एस into 1 minus TA upon TS. Okay, then the S, capital S, the S, this one, this is the stable parameters, U is the wind velocity। ठीक है, तो S is stable parameter, और stable parameter S कैसे कैलकुलेट किया जाता है? The unit is second power minus 2। S is G upon TA into delta T upon delta Z plus 0.01 degree centigrade per meter। So this is the equation for stability parameter. This is equation for F buoyancy flux parameter। So delta H A divided by delta Z is known as a represent the actual rate change in the ambient temperature with altitude। Means height के साथ temperature में क्या changes आते हैं? It means this is the temperature gradient with height। सो हम यहाँ देखते हैं कि डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? प्लूम राइज। G is a gravitational acceleration, R is the inside radiation of the stack, U is the wind speed, V is the stack gas exit velocity। Okay, this is the V। Then after Ts is the stack gas temperature and Ta means ambient temperature। So the buoyancy force causes the plume rise to vary with x power 2/3। Okay, and the momentum force causes plume rise to vary with x power 1/3। So you keep in mind these are two important lines। सो ब्रिक्स फॉर्मूला हम स्टेबल कंडीशन में देखा। अब देखते हैं कि अगर कंडीशन आर एटमोस्फेरिक कंडीशन आर न्यूट्रल और अनस्टेबल कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1.6 एफ बायोन्सी फोर्स पावर 1/3 एक्स एफ 2/3। दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स पावर 2/3 एंड यू एच, दिस इज द विंड वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ एच। Okay, so this is the equation in unstable or neutral condition। x is the distance downwind to the point to the plume rise। तो अगर हम x f को कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे दो इक्वेशन है। अगर बायोन्सी फोर्स है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 है तो उस केस में x इज इक्वल टू 120 है पावर 0.4। अगर बायोन्सी फोर्स इज लेस देन 55 है देन इज x f इज इक्वल टू 50
f power 5 by 8. So these are the two equations are used for the calculation of distance, downwind distance. Okay. Now there are some many other equations for the calculation of the plume rise. Okay. So one is the Holland formula. So this is the Holland formula. You have to read this formula. Next one is the Smith formula. Okay. Delta H is equal to Vs divided by U power 1 by 4 into D. This is the Smith formula. Then after the Davidson and Bryant formula, delta H is equal to Vs upon U power 1 by 4. 1.4 is into 1 plus Ts minus Ta upon Ts. So this is given by Davidson and Bryant. Then after Roop's formula, delta H is equal to 1.5 into Vs upon U into D. So this is the Roop's formula. Okay. Now the minimum stake height. So according to the BIS Bureau of Indian Standard, the minimum stake height of in any industry that should be 30 meter. Okay. So delta H minimum 30 should be 30 meter. Or delta H minimum का this is the formula is equal to 74 Q power 0.27. So ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं यूज करते हैं अगर Q इज द पार्टिकुलेट इमिशन रेट पर टन पर आवर. सपोज करो किसी इंडस्ट्री से केवल पार्टिकुलर मैटर का एमिशन हो रहा है. सो उस केस में हम देखना चाहते हैं कि इसकी स्टेक हाइट कितनी होनी चाहिए. तो वो स्टेक हाइट कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं. अगर किसी इंडस्ट्री से पर्टिकुलर सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है तो उस केस में अगर हम स्टेक हाइट मिनिमम क्या स्टेक हाइट होनी चाहिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं 14 क्यू पावर 0.3 and Q is the SO2 emission rate kg per hour. Okay. So again, this is related to the a general formula for the stake height minimum stake height calculation 2.71 Q divided by U into X power 1 by 2 and Q is the pollutant emission rate. This is a general formula. So dear friends, again this is a practice question for you based on the plume rise equation. So if you are interested, then you go for the calculation and write your answer in the comment box. Again, this is the practice question third one. Practice question third one. Again, you calculate on and write your answer in the comment box. अब तक हमने ये देखा कि गाउसियन प्लूम मॉडल है वो जनरली एक सिंगल सोर्स और पॉइंट सोर्स के लिए यूज होता है. बट ड्यू टू इन द कोर्स ऑफ टाइम समय के साथ इसमें कई चेंजेस आए हैं, कई मॉडिफिकेशंस आए हैं और इस मॉडल को अभी हम लाइन सोर्स और एरिया सोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सपोज करो अगर इसको मैं लाइन सोर्स के लिए लाइन सोर्स का एग्जांपल क्या है रोड. अगर लाइन सोर्स के लिए गाउसियन प्लूम मॉडल को यूज करने जा रहा हूँ तो उस केस में क्या इक्वेशन होगा. सो उस केस में क्या इक्वेशन होगा. सी दिस इज द इक्वेशन इन द केस ऑफ लाइन सोर्स. ओके. सो यू कीप इन माइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन. ओके. अगर गाउसियन प्लूम मॉडल को मैं किसी एरिया सोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो उस केस में इसकी इक्वेशन क्या होगी. दिस इज द इक्वेशन सी इज इक्वल टू क्यू एस एल डिवाइडेड बाई यू एच इंटू 1 माइनस ई minus ut upon L. So this is the equation for the area source like landfill site, pond and other areas in the case of Gaussian plume model. So friends, यहाँ हम डिस्कस करेंगे the limitations of the Gaussian plume dispersion model. So again, this is a very important slides. Okay, so assumptions and limitations, both slides are very important. So it does not take important read carefully. It does not take the account the inversion conditions, chemical transformation, weight depositions और inhomogeneous terrain. सो हम देखते हैं कि इन्वर्जन कंडीशन मींस अगर हाइट के साथ टेम्परेचर प्रेशर किसी भी कंडीशन में अगर कोई वेरिएशन आता है तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है. केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अगर किसी इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ
और वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। सो उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। वेट डिपोजिशन, अगर यही सल्फर डाइऑक्साइड ग्राउंड पे एसिड रेन के रूप में अगर इसका डिपोजिशन होता है तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। और टेरेन इनहोमोजेनस नहीं होनी चाहिए, मीन्स टेरेन फ्लैट होनी चाहिए। Second one, unable to predict the concentration beyond the approximately 20 kilometer radius. So this is a suppose source and this is a radius of 20 kilometer. So in this it give the good results. But beyond this radius, 20-kilometer radius, the results are not good, or we can say this is not properly applicable. It is not suitable if the pollutants is reactive in nature. So I already discussed that pollutant should be in the of the conservative nature. If they are reactive, then it is not applicable. So friends, now we will discuss about the questions that are already asked in many exams. There may be CPCB exams, different state pollution control board exams, in NET exams. Okay, so we discuss one by one. So the first question is, what is the output of Gaussian plume model? Okay, so output क्या होता है? हम क्या करते हैं कि अलग अलग अगर कोई भी पॉइंट सोर्स है, तो हम पॉइंट सोर्स है अगर उससे पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके कैसे कैसे इम्पेक्ट करता है। उससे एक सपोज करो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है इमिशन सोर्स पे, तो वहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये सब हम इसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो अपन वन बाय वन देखते हैं ऑप्शंस को। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एट वेरियस डिस्टेंस एंड हाइट्स फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है। तो हम यहाँ से देखते हैं प्लूम्स कहाँ कहाँ जाके टच होती है, तो हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द हेल्थ इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। नो, इट इज नॉट डिस्कस अबाउट हेल्थ। cost benefit analysis, no, it is not discussing about all this cost benefit analysis. The amount of pollutant that needs to be emitted to meet the air quality standards. नहीं, कोई एयर स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एट वेरियस डिस्टेंसेज एंड हाइट्स फ्रॉम द सोर्सेज। So then after the second question, what is the stability class in the Gaussian plume model? So we already discussed there are 6 stability classes: A, B, C, D, E, F. Okay, so let us, what is the meaning of these classes? So we will discuss. The A, the option first one is the air measure the turbulence in the atmosphere. Second one is the measure the temperature gradient in the atmosphere. Third one is the measure the pressure gradient in the atmosphere. Fourth one, the measure the moisture content in the atmosphere. So right answer is the they measure temperature gradient in the atmosphere. Okay, so friends, this is the right answer. Now the next one, what are the assumptions of the Gaussian plume model? So I already told you the assumptions and limitations are very important, and they are always asked in many exams. So we will see the atmosphere is horizontally homogeneous and vertically stratified. The wind speed and direction are constant, and the pollutant is emitted from a single source. So all the things are should be for the application of the Gaussian plume model. Now the next one is, what is the Gaussian plume model used for? तो किसके लिए यूज करते हैं? To estimate the dispersion of air pollutant, first option. To measure the concentration of air pollutants, second option. To control the emission of air pollutants, no. To estimate the health effect, no. So the right answer, to estimate the dispersion, कि एयर पोल्यूटेंट का सोर्स से डिस्पर्सन कितनी डिस्टेंस तक और कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस प्रेडिक्ट करने के लिए इस मॉडल का यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज द ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the horizontal dispersion coefficient? ठीक है, so there are two coefficient, horizontal and vertical dispersion coefficient. So horizontal dispersion coefficient है, उसका मतलब क्या है? ठीक है,
So the rate at which pollutants settle to the ground, the rate at which pollutants diffuse horizontally, the rate at which pollutants are transported vertically, the rate at which pollutants are emitted from the source. So the right answer is the rate at which pollutants diffuse horizontally. Now the what is the ground level concentration? So what do we mean by the ground level concentration? Okay, so हम one by one देखते हैं. The concentration of pollutant at the ground level directly beneath the source. Suppose करो ये ground level है, यहाँ पे अपना ये स्टेक है, तो इस फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है डायरेक्टली बीनीथ, मतलब यहाँ पे सोर्स के पास ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन. सेकेंड वन द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन द प्लूम, ये बोला कि जो भी प्लूम इमिशन होता है उसकी जो एवरेज कंसंट्रेशन है वो. थर्ड वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एट ए गिवन डिस्टेंस डाउन विंड. डाउन विंड का मतलब क्या होता है कि विंड डायरेक्शन इधर से इस साइड में चलती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चलती है, तो प्लूम्स भी किस साइड में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में. सो डाउन विंड मीन्स जिस साइड में विंड जा रही है तो डाउन विंड. तो डाउन विंड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, सपोज करो ये कोई पॉइंट है, तो सोर्स से लेके इस पॉइंट की तरफ जो पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है वो बताती है. फोर्थ वन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन द प्लूम, एवरेज एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या है. सो द राइट आंसर है ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउन विंड डायरेक्शन में क्या कंसंट्रेशन है उसके बारे में बताती है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कंसंट्रेशन है. So this the third one is the right answer, C. Now the what is the output of Gaussian plume model? So the concentration of the pollutant at various distance and heights from the source. This is the right answer. We already discussed this question. The next one is the in Gaussian plume model. The plume rise. Plume rise क्या होता है? Delta H under the neutral or unstable conditions. This is the Briggs formula. जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिक्स फॉर्मूला से काफी क्वेश्चंस आते हैं. ब्रिक्स फॉर्मूला in under the neutral and conditions, the stake height varies with the average wind speed. So the stake height means delta H is reversely proportional to UH. So the right answer is this one. Okay, आप फॉर्मूले को देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि राइट आंसर क्या है. दिस इज इजी क्वेश्चन बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला in both the cases conditions, in the stable condition, in the neutral or unstable conditions. Now the next question is the in Gaussian plume model the effective stake height क्या होता है, capital H is the sum of actual stake height means small h and the plume rise means delta H which depend on. चलिए एग्जांपल ऑप्शंस चेक करते हैं. buoyancy of the exhaust of the gases, ठीक है, डिपेंड करता है. मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ गैसेज पे डिपेंड नहीं करता है, क्या मोमेंटम है. स्टेबिलिटी ऑफ एटमोस्फेयर, दिस इज ए वेरी रिलेवेंट पैरामीटर, करता है. इमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट करता है. सो राइट ऑप्शन हो गई ए, सी एंड डी. तो ए, सी एंड डी, थर्ड वन इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एन इनफिनिट लाइन सोर्स. ओके, लाइन सोर्स का एग्जांपल क्या होता है, जैसे रोड हो गया. द Gaussian plume model for a constant emission rate, the concentration in cross wind direction for a given x coordinate can be stated as independent to the y coordinate. So this is the right answer of this question. Okay, so you remember this question, it is the independent to the y coordinate. Okay, now the next question is the which of the following process is not simulated in the air quality modeling. कि एयर क्वालिटी मॉडलिंग में कौन सी प्रोसेस को नोट सिमुलेटेड नहीं किया जाता है. एडवेक्शन किया जाता है, डिफ्यूजन किया जाता है, रिमूवल किया जाता है, इवापो ट्रांसपिरेशन का सिमुलेशन नहीं किया जाता. तो राइट आंसर इज द इवापो ट्रांसपिरेशन. So according to the Gaussian plume model, the downwind ground level concentration varies with the effective stake height. Okay. So right answer is the directly proportional to the h power minus
2. This is the relationship from the basic equation of the Gaussian-Plum model. You can see, remember the basic equation of the Gaussian-Plum model. So the effective stack height is directly proportional to the minus 2 power of the h. The concentration directly proportional to the minus 2 power of the h. So friends, thank you so much for watching this video. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।